आइए आज हम क्लास 7 अस्थल समीर और समुद्र समीर और अस्थल समीर। समुद्र समीर और अस्थल समीर किसे कहेंगे? तो हम लेसन नंबर 4 पढ़े हैं, ऊष्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। और ऊष्मा से यानी हम एक तरह से कह सकते हैं गर्मी, और इसकी वजह से हम लोगों का वातावरण गर्म होता है, हम लोगों की धरती गर्म होती है, धरती पर जो जल है वह गर्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो समुद्र है, हमारा पृथ्वी जो है, अगर देखा जाए तो 3/4 भाग समुद्र से घिरा हुआ है, यानी जल से घिरा हुआ है। 1/4 इसका जो है स्थल है। तो समुद्र के किनारे यानी समुद्र से दो प्रकार के समीर बहते हैं, यानी समीर का मतलब हवा। दो प्रकार की हवाएं चलती हैं, एक है आपका समुद्री समीर और एक है आपका स्थलीय समीर। तो समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली, ऐसे हम डिनोट करें, ये मान लीजिए आपका समुद्र हो गया, और ये मान लीजिए आपका स्थल हो गया। तो समुद्र से जो स्थल की ओर हवाएं चलती हैं, इसको हम समुद्री समीर कहते हैं, यानी समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली हवाओं को समुद्री समीर कहते हैं। और यदि उल्टा इसका ले लें, ये मान लीजिए ये आपका ये समुद्र हो गया, तो स्थल से समुद्र की ओर जो हवाएं बहती हैं, इसको हम स्थलीय समीर कहते हैं। कारण इसका क्या है, कैसे यह बहता है, अब इसको हम ऊष्मा के आधार पर बताएंगे कि अब देखिए ये कब प्रोसेस होता है, ये भी है कि ये प्रोसेस कब होता है। ये जो है आपका प्रोसेस समुद्र वाला, ये दिन में होता है, ये दिन के वक्त, दिन में, और ये रात्रि में। होता है। तो दिन में क्या होता है कि स्थल और समुद्र दोनों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म होता है। इस कारण स्थल की जो हवाएं होती हैं, जो जलवाष्प होता है, यह तेजी से ऊपर उठने लगता है गर्म होने के कारण। क्योंकि आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि जब हम वायु को गर्म कहते हैं तो गर्म वायु जो ऊपर उठती है। और आप देखे होंगे कि अगर जो लौ है, जो आप दीपक जलाते हैं, उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। कारण है कि जो उसमें गैस बनती है, गर्म होता है, तो उसकी लौ ऊपर की ओर इसीलिए उठती है क्योंकि वो गर्म होती है, और गर्म चीजें हल्की हो जाती हैं। तो गर्म गैस ठंडी गैसों से हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती हैं। तो गर्म हवाएं यानी स्थल और समुद्र, तो हम जानते हैं कि ये समुद्र यानी जल से भरा है, तो यह धीरे धीरे गर्म होता है, और स्थल जो है तेजी से गर्म होता है। तो तेजी से गर्म होने के कारण इसकी जो हवाएं हैं, जो स्थल की हवाएं हैं, वो गर्म होकर के हल्की होंगी और ऊपर उठ जाएंगी। अब जगह नीचे खाली करेंगी तो समुद्र की हवाएं इधर आना शुरू हो जाएंगी। एक तरह से यह हम सिस्टम बना सकते हैं कि ऐसे ये एक चक्रुनुमा हो जाएगा।
तो समुद्र से हवाएं जो है स्थल की ओर चलेंगी, फिर स्थल ये गर्म होगा, ऊपर उठेगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर फिर समुद्र की ओर चला जाएगा। तो दिन में ये प्रोसेस आपका चलता रहता है, और रात्रि में इसको हम समुद्र से स्थल की ओर हवा आ रही है तो इसको हम समुद्री समीर कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें स्थल समीर की, तो स्थल समीर में स्थल से हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं। इसमें क्या होता है, रात्रि के दिन सूर्य का प्रकाश या सूर्य का धूप या उष्मा नहीं मिल पाती है, तो अब स्थल और समुद्र अब ये दोनों ठंडा होते हैं। तो जो चीज स्थल जितना ही तेज गर्म होता है उतना ही तेज यह ठंडा होने लगता है, और समुद्र भी गर्म हुए रहता है। तो अब स्थल की हवाएं ये जो है समुद्र की हवाएं गर्म होती हैं तो ऊपर उठती हैं, और स्थल की हवाएं ठंडी होने के कारण अब ये समुद्र की ओर जाने लगती हैं, और इस तरह जो है एक चक्र चलने लगता है। तो इसको हम कहते हैं स्थलीय समीर, जो स्थल से समुद्र की ओर चलता है। तो इसकी अगर हम परिभाषा भी दें तो हम दे सकते हैं कि समुद्री समीर किसे कहते हैं, तो दिन में समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली हवाओं को हम समुद्री समीर कहेंगे, और रात्रि में स्थल से समुद्र से स्थल की ओर इसमें हो गया, उसमें रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवाओं को हम कहेंगे स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवाओं को हम समुद्री समीर कहेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि दो प्रकार के हमारा समुद्री समीर प्राप्त होता है, दो प्रकार का समीर प्राप्त होता है, स्थलीय समीर और समुद्री समीर। कारण क्या है मैंने बता दिया, उष्मा ही इसके बीच का कारण है, दोनों को गर्म करता है, जो जितना तेज है जिससे गर्म होता है तो ये सिस्टम आपका बनता है। तो दो प्रकार का हमने समीर पढ़ा। अब इसके बाद ये भी आप देखे होंगे कि सर्दियों में हम देखते हैं कि हम ऊनी कपड़ा और रंगीन कपड़े ज्यादा पहनते हैं, सर्दियों में और गर्मियों में। सर्दियों में, और दूसरा ले लें गर्मियों में। गर्मियों में तो सर्दियों में और गर्मियों में दोनों अगर दिनों में हम देखें तो बात पहनावे की अगर आती है तो सर्दियों में हम ऊनी कपड़े, रंगीन कपड़े, ऊनी कपड़े ज्यादा पहनते हैं, ठीक। और गर्मियों में बात हो तो इसमें हल्के कपड़े और सफेद कपड़े ज्यादा पहनते हैं। क्या कारण है? सर्दियों में और गर्मियों में रंगीन कपड़े, ऊनी कपड़े ज्यादा पहनते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में हल्के और श्वेत कपड़े पहनते हैं ज्यादा। कारण इसके बीच फिर वही आ गया उष्मा का। उष्मा जो रंगीन होते हैं, जो गाढ़े रंग के होते हैं, रंगीन या ऐसे समझ सकते हैं कि जो रंगीन हो और काले हों, वो ज्यादातर उष्मा को अवशोषित करते हैं। श्वेत कपड़े उष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ज्यादा परावर्तित करते हैं, जबकि रंगीन कपड़े उष्मा को ज्यादा अवशोषित करते हैं, कम परावर्तित करते हैं। तो
सर्दियों के दिनों में ऊनी कपड़े हैं, ये तो रहा रंगीन कपड़ों का, ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करते हैं, कम परावर्तित करते हैं। ऊनी कपड़े हैं, उनके बीच में आप देखे होंगे रेशे होते हैं, उनमें हवा फंसी होती है। हवा जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे आपके पढ़े हैं कि लकड़ी कुचालक होती है, उसी तरह जो हवा होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होने के कारण जो हवा फंसी होती है तो बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जा पाती है, चाहे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती है। यहाँ पर एक अवरोध आ जाता है, जिससे हमारे अंदर की जो ऊष्मा है बनी वो बनी रहती है। जो जितने अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे कपड़े कहे जाएंगे जो जितना ही ऊष्मा को अंदर हमारे रख सके। तो ये सर्दियों का में काम है। गर्मियों में हल्के कपड़े पहनते हैं कि हमारे अंदर की जो ऊष्मा हो रही है, हल्के होने के कारण हमारे शरीर की ऊष्मा जो है विकृत होकर, चाहे संवहन होकर किसी तरह हमारे शरीर से बाहर हो जाए, तो वो हो गया। हल्के कपड़े होंगे तभी हो पाएगा। श्वेत कपड़े, जो बाहर की ऊष्मा आ रही है वह हमारे ऊपर पड़े, जैसे मान लीजिए हम धूप में चल रहे हो, हमारे ऊपर सनलाइट पड़ रहा हो, तो हमारे अंदर वह न जाए। जब वो कपड़े से टकराए तो सफ़ेद कपड़े कम से कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित कर देते हैं। इस प्रोसेस द्वारा हमको गर्मी का आभास कम होगा। इनको कपड़े पहनने में सर्दियों में गर्मी का आभास ज़्यादा होगा, जिससे हमारे शरीर के लिए लाभकारी होगा। गर्मियों में ये कपड़े लाभकारी होंगे। तो यह ऊष्मा को बनाए रखना या हमारे अंदर न आने पाए, इसके लिए ऐसे मौसमों में हम कपड़े पहनते हैं। गर्मियों के सीजन में अलग और ठंडियों के सीजन में अलग, ये प्रोसेस है। अब हम देखेंगे एक और प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं इस पर आधारित, क्या ये कितना सही है, कितना ये जैसे यदि हम दो पदार्थों में जल ले लें, स्टील का है, मान लीजिए कि एक जो है दो बर्तन है, दोनों में जल की मात्रा समान है। दोनों में जल की मात्रा समान है, इसमें भी इसमें भी। इसके जो है किसी धूप में इसको रख दिया गया है, और ये जो है इसमें जो जल है इसमें ऊष्मा नहीं है। इसमें सफ़ेद किया गया, सफ़ेद ये श्वेत है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं बर्तन होता है स्टील का, यह काला नहीं है इसका पेदी या इसका ये दीवार, और इसका काला, इसका दीवार कर दिया गया, पेदी काली है। इसको धूप में रखा गया है, इस पर धूप पड़ रहा है, इस पर भी धूप पड़ रहा है, और इस पर भी धूप पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि धूप पड़ रहा है, तो ये जो है यह काली होने का, काला रंग है इसका, काला, ये मान लीजिए श्वेत रंग कर दे रहे हैं, श्वेत है। तो यह ऊष्मा जब इस पर पड़ेगी तो इसको यह परावर्तित कर देगी, और ये जो है आपका सोख लेगी। तो इसमें जो जल भरा रहेगा, जब सोखेगा ऊष्मा तो गर्म होगा, ये बर्तन गर्म होगा, तो ये जो है सोखेगा ऊष्मा को, तो इसके अंदर जो पदार्थ होगा वो गर्म होगा, यानी इसका जल जो है इसकी तुलना में गर्म रहेगा। जरूर कुछ तापमान, कुछ टेम्परेचर का, कुछ सेंटीग्रेड का अंतर हो जाएगा। और देखे होंगे कि जो बर्तन बनाए जाते हैं सामान्यतः, बर्तन की जो तली है, देखे होंगे बहुत से ऐसे होते हैं, जो चाय का बर्तन होता है, चाहे केतली होती है, बहुत से ऐसे बर्तन आ रहा है जो नीचे का उसका कलर जो है काला कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि काले जो
ये उसके जब हम गर्म करेंगे तो जो काला रहेगा उसका पेडिज इस बर्तन का, तो ज़्यादातर उष्मा को अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो वह जल्दी से हमारा भोजन कम, उष्मा ज़्यादा अवशोषित करेगा, जल्दी से हमारा भोजन पकेगा, यानी कम ईंधन उसमें लगेगा। एक चीज़ ये हो गया। फिर आप देखे होंगे बहुत से पहले के लोग जो धातुओं के बर्तन होते थे, जैसे कढ़ाई है, चाहे मान लीजिए आपका भगोना है, बहुत से ऐसे बर्तन हैं, उसके नीचे जो है राख लगा दिया करते थे या मिट्टी लगा दिया करते थे। जब उसमें नीचे से चूल्हा जलाते थे तो मिट्टी पर जो है कालिक जो है जाकर जमा हो जाती थी, वह एक ऑटोमेटिक जो है उस पर काला परत जम जाता था। तो वह लगाया तो किसी और के लिए जाता था कि बर्तन को हमको साफ करने में आसानी हो, लेकिन वह दो काम कर देता था, एक तो सफाई में, दूसरा जब उस पर कालिक बैठती थी तो वह उष्मा को और अच्छी तरह से सोखता था, जिससे भोजन जो है हमारा जल्दी से बन जाए। तो ये भी चीज़ हो सकता है, इसमें संभव है कि श्वेत जो होता है वो परावर्तक ज़्यादा करता है, जो काले वस्तु होते हैं उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं। और इसमें प्रतिरोधी, देखिए इतने आप लेसन पढ़ा दिए, ये लेसन अब समाप्त होने वाला है। तो एक और आता था उसमें, प्रतिरोधी शब्द क्या होता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर को प्रतिरोधी क्या है ये जान जाइए। प्रतिरोधी है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक। प्रतिरोधी है, इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ये प्रतिरोधी क्या है, एंटीसेप्टिक क्या है। तो प्रतिरोधी का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ है और उस, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आपका पदार्थ कैसा होना चाहिए, तो जैसे डिटॉल का घोल हो, सैनिटाइजर हो, ये सब प्रतिरोधी हैं। जैसे ही हम थर्मामीटर का हम तापमान किसी रोगी के नापते हैं, तो अब उसको रोगी के मुंह से या उसके शरीर से रख के नापा जाता है। हो सकता है कोई विषाणु उसमें आ सकता है, जीवाणु आ सकता है, बैक्टीरिया कुछ हो सकता है। तो हम उसको सफाई करने के लिए जिस पदार्थ का घोल बनाते हैं, उसे सफाई कर उसमें डालकर उसको घोल देते हैं, धुल देते हैं, तो उसे हम प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक कहते हैं उस घोल को। तो इस तरह जो है हम इसका उपयोग करते हैं प्रतिरोधी का, यही होता है आपका एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी। तो इस तरह जो है आपका पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले पार्ट में नेक्स्ट आपका पढ़ाएंगे। तो इस तरह जो है आपका 4 लेसन समाप्त हो गया।